हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टाइक्योमेट्री, और मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो क्वेश्चंस आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे, और जब आपने कोशिश की होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टाइक्योमेट्री डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको रिकैप दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। ये स्टाइक्योमेट्री हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, और इसमें हमने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी। किस प्रकार से एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है तो उससे एक स्पीसीज़ के मोल से स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से हम दूसरी स्पीसीज़ के मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे स्टाइक्योमेट्री को समझने के लिए। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन किए थे हमने, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 12 की। लेक्चर नंबर 12 की इस लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर आपको स्टाइक्योमेट्री आएगी तो ही ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको स्टाइक्योमेट्री सीखना। ठीक है। स्टाइक्योमेट्री को लास्ट लेक्चर जो है उसको सीखने की कोशिश करो, है ना। और रिएक्शन बैलेंस करना भी सीखना ज़रूरी है। आज इस एलआर में लिमिटिंग रिएजेंट में हम पढ़ेंगे कि जैसे नाम से ही हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है वो रिएजेंट जिसकी लिमिट खत्म हो गई हो, यानी वो रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया हो। सीधी सिंपल सी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जिसकी लिमिट खत्म होगी। सीधी सिंपल सी बात है। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म होगा, जो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और ध्यान रखना बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो तब तक होती रहेगी जब तक कि उसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और यदि एक भी रिएक्टेंट उसमें से खत्म हो गया तो वो रिएक्शन वहीं की वहीं रुक जाएगी। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर उसमें रिएक्टेंट पहले खत्म होता है तो वो रिएक्टेंट का क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो ये सोच के चलो कि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में प्रेजेंट है तब तक वो रिएक्शन होगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीट हुआ वो रिएक्शन वहीं की वहीं रुक जाएगी। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म होता है लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी वहीं की वहीं। और यदि किसी भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, किसी भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो उसमें हमेशा एलआर चेक करो। उसमें हमेशा क्या चेक करना पड़ेगा? एलआर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन एक्सपेक्टेड बाई स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री जो अमाउंट होगा उससे कम अमाउंट में यदि प्रेजेंट है तो वो एलआर कहलाएगा। सीधी सिंपल सी बात ये है बेटा, जो रिएक्शन में पहले कंप्लीट होगा वो एलआर कहलाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे एलआर। प्रोडक्ट फॉर्म अंटिल एलआर कंज्यूम्ड। जब प्रोडक्ट तब तक ही बनेगा जब तक कि एलआर खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही एलआर खत्म हुआ प्रोडक्ट बनना बंद, रिएक्शन वहीं की वहीं रुक जाएगी। समझ गए बात को? इफ मोर देन 2 रिएक्टेंट आर गिवन देन ऑलवेज चेक एलआर। तो हमेशा एलआर चेक करो, क्योंकि उस रिएक्शन में एलआर हो सकता है, उस रिएक्शन में एलआर हो सकता है। समझ में आई बेटा? आगे देखे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ये पॉइंट्स मैंने समझा भी दिए हैं आपको। अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। H2 गैस और प्लस Cl2 गैस अपने पास में है, और ये बना रहा है 2HCl गैस। ठीक है। H2 गैस Cl2 गैस के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? HCl गैस बना रहा है। यहाँ ध्यान देना बेटा, सबसे पहला काम जब भी कोई रिएक्शन गिवन हो तो सबसे पहला काम है हमें उसको चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। तो चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ Cl2 2, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है, और इनके आगे क्या लिखा हुआ है? 1-1। अब ध्यान देना बेटा, यदि इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, और इसके कितने मोल रिएक्शन बन रहे हैं?
2 मोल बन रहे हैं। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। अब ध्यान देना, इसका हमें 100 मोल दिए हुए है और इसका हमें 200 मोल दिया हुआ है। इसका हमें 100 मोल दिया हुआ है, इसका हमें 200 मोल दिया हुआ है। तो पहले तो ये पता करना है कि HCl कितना बनेगा। दूसरी चीज ये पता करना है कि इसमें LR कौन होगा, LR कौन होगा। तो LR चेक करने के लिए हम साइड में लिख लेते हैं। देखो, अगर हमें LR चेक करना है तो कोई भी रिएक्टेंट होगा, कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के गिवन मोल, जो मोल गिवन है, उस गिवन मोल में उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो। गिवन मोल जो है उसमें उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगी, लेसर वैल्यू, जिसकी वैल्यू लेसर आएगी, वो क्या होगा? LR होगा। वो क्या होगा? LR होगा। समझ गए बात को? कोई भी रिएक्टेंट है, उसके गिवन मोल्स को उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर जिसकी वैल्यू लेसर आएगी वो हमारे पास में LR होगा। और इस कैलकुलेशन का काम सिर्फ इतना ही है, हमें केवल LR पता करना है और ये रिएक्शन, ये की जो कैलकुलेशन है यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। इस कैलकुलेशन का आगे कोई यूज नहीं है। तो देखो पता करते हैं। यहाँ देखो, इसके मोल गिवन है हमें 100, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया हमारे पास में 100। अब देखो, इसके मोल गिवन है हमें 200, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसके मोल आ गए, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 200। अब ये बताओ 100 और 200 में से कम कौन सा है? ये वाला। तो इसका वैल्यू है लेसर, लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास में LR, ये वैल्यू वाला हो गया हमारे पास में LR। अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन का आगे कोई काम नहीं है, इस कैलकुलेशन का आगे कोई काम नहीं है। इस कैलकुलेशन का केवल इतना ही काम था कि LR पता चल जाए। जब हमें LR पता चल गया, अब इस LR को फोकस करना है। जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी मोल्स कैलकुलेट करेंगे दूसरी स्पीसीज के, वो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको पकड़ के रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब मैं ऐसे रीड करूंगा इस रिएक्शन को, इसका 1 मोल काम आ रहा है तो इसका 1 मोल काम आ रहा है, इसका 1 मोल काम आ रहा है तो इसका 2 मोल काम आ रहा है। क्योंकि रिएक्शन में ये कंप्लीट होगा, पहले ये ही रिएक्शन की प्रोग्रेस को डिफाइन करेगा कि रिएक्शन आगे होगी कि नहीं होगी। तो LR को हमें फोकस करके रखना है। अब किसी दूसरे को फोकस करके हम रीड नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसको फोकस करके रीड करेंगे। इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। समझ गए बात को? तो ध्यान देना, इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 100 मोल से कितना मोल रिएक्शन कर जाएगा? इसका 100 मोल रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो बेटा, 200 मोल तो है इसके, 100 मोल रिएक्शन कर गया, तो बच गया कितना? 100 मोल। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी है, LR तो वो होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा। तो इसका 100 मोल रिएक्शन कर गया, 100 मोल था, 100 मोल रिएक्शन कर गया, तो इसके कितने बच गए? 0। समझ गए बात को? तो यहां ध्यान देना, इसके 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करा तो 100 से 100 रिएक्शन कर गया। 200 मोल थे इसके, 200 में से 100 रिएक्शन कर गए, तो बच गए कितने? 100 मोल। ऐसे समझो बेटा, आपके पास में 20 रुपए थे और 20 रुपए में से 10 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? 20 माइनस 10। सीधी सिंपल सी बात है। 20 रुपए थे आपके पास में, उसमें से 10 खर्च कर दिए आपने, तो कितने बचेंगे? 20 माइनस 10, यानी 10 रुपए बचेंगे। या ऐसे समझ लो, आपके पास 200 रुपए है, 200 रुपए में से आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? 100 रुपए। अब देखो, इसके 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो 100 मोल से कितना बनेगा? 2 इंटू 100 मोल। तो इसके मोल आ गए हमारे पास में 200। इस प्रकार से हम किसी भी स्पीसीज के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी स्पीसीज के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं LR की हेल्प से। हमारा पहला टास्क, फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, फिर से सुन लो। कोई भी क्वेश्चन गिवन है, अगर उसमें रिएक्शन है तो रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन को लिखो। अगर गिवन नहीं है तो हमें उस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, हमें आता है चाहे नहीं आता हो। आता है तो लिख देंगे, नहीं आता है तो मुंह ताकेंगे। इसलिए रिएक्शन गिवन है तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखो। रिएक्शन को लिखने के बाद में चेक करो कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड है और उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, यहाँ LR हमने इसीलिए चेक किया है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट था, तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो उसमें LR चेक करो। और LR यदि हमें पता चल जाता है, LR कैलकुलेशन, LR चेक करने के लिए ये तरीका है।
अगर एलआर हमें पता चल जाता है तो उस एलआर को फोकस करते हुए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से बाकी के क्या कैलकुलेट करो, मोल कैलकुलेट करो। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, जो रिएक्शन में पहले कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम एलआर, उसको क्या बोलते हैं, एलआर। और जो बच जाता है, जो एक्सेस में होता है, जो रिएक्शन में बच जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो ये है हमारे पास में एक्सेस रिएजेंट, ये है हमारे पास में एक्सेस रिएजेंट। समझ गए बात को, जो रिएक्शन में पहले कंप्लीट होता है वो एलआर, जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट। और यदि रिएक्शन में हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। हम आगे बात करेंगे बेटा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1। आगे चलें, देखो आगे डिस्कस करते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखो हमें गिवन है N2 प्लस H2 और ये 2NH3। NH3 मैंने रिएक्शन को सीधा बैलेंस कर दिया, ये लो, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर दी मैंने, है ना। और एक से ज़्यादा रिएजेंट प्रेजेंट है तो एलआर चेक करना पड़ेगा। और हमें इसके मोल गिवन है, इसके 2 मोल गिवन है और इसके 5 मोल गिवन है, इसके 2 मोल गिवन है और इसके 5 मोल गिवन है। तो सबसे पहला काम एलआर चेक करना। तो दिए गए मोल्स में एलआर चेक करेंगे, तो दिए गए मोल्स में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करो तो इसका तो आ गया 2। दिए गए मोल्स में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करो तो ये आ गया 1.66। तो इसकी वैल्यू लेसर है, इस कैलकुलेशन का आगे हमारे कोई काम नहीं है। तो ये पता चल गया हमें कि ये एलआर है, ये एलआर है। और ये कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट है। जो बचेगा वो कौन सा होगा, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब जब एलआर पता चल गया तो इस कैलकुलेशन का हमारे कोई काम नहीं है। अब एलआर को फोकस करते हुए बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, देखो इसके 3 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो एक से कितना बनेगा, 2/3। इसके 3 मोल से कितना बन रहा है, 2। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा, सिंपल यूनिटरी मेथड। इसके 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो एक से कितना बनेगा, 2/3। तो 5 से कितना बनेगा, ये लो 5, 2/3 इंटू 5 मोल, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके 3 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, इसके 3 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो 1 से कितना करेगा, 1/3। तो 5 से कितना करेगा, 1/3 इंटू 5। ये तो वो मोल है जो रिएक्शन कर गए कितने के साथ में, 3, इस 5 मोल के साथ में। और इसके टोटल मोल कितने थे, 2। 2 में से इतने मोल रिएक्शन कर गए तो बच गए कितने, इतने। फिर से देख लो बेटा, 3 मोल के साथ में इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो 1 के साथ में करेगा 1/3, तो 5 के साथ में करेगा 1/3 इंटू 5। ये वो मोल है जो रिएक्शन कर गए, खत्म हो गए। तो बचेगा कितना, इतने थे, इतने खत्म हो गए, तो जो थे उनमें से खत्म हुए घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बचे हुए मोल बच जाएंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/3 मोल। और ये तो एलआर है तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कितना बन गया, 2/3 इंटू 5 मोल। समझ गए, मैं फिर से बता देता हूं आपको। इस 3 मोल से 3 मोल H2 जो है मेरे पास में, यदि तो 2 मोल NH3, तो 1 मोल H2 होगा तो ये कितना होगा, 2/3। और ये यदि 5 मोल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 5। सिमिलरली यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड ही लगाया है मैंने। समझ में आई बात, हाँ या ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये सॉरी, एक स्लाइड खाली करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। हाँ देखो अभी हमने एक स्लाइड खाली करी है, तो तीसरा एग्जाम्पल हम करते हैं इस पे, थर्ड एग्जाम्पल। एक रिएक्शन है हमारे पास में A
बी प्लस ए बी, ए प्लस 2b प्लस 3c, और ये बना रहा है डी। इसका गिवन है हमारे पास में 2 मोल, इसका गिवन है 3 मोल, इसका गिवन है 4 मोल। तो सबसे पहला काम तो यही है, इसमें एलआर चेक करना है। क्या चेक करना है? एलआर चेक करना है। तो कौन सा रिएजेंट जो है वो तो एलआर होगा। फिर हमें इसमें ये चेक करना है कि एलआर के अलावा जो भी रिएजेंट है वो रिएक्शन होने के बाद में कितने कितने बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, 1 सेकेंड 10 सेकेंड का समय देता हूँ, आप इसको ट्राई करो, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपने ट्राई किया होगा इसको। आगे चलें, देखो अब देखो इसको कैसे करेंगे। एलआर चेक करना है अपने को, एलआर तो गिवन मोल्स में उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करना है। तो 2/1 बराबर 2, इसका 3/2 बराबर 1.5, इसका 4/3 बराबर 1.33। तो सबसे कम मान किसका है? इसका। सबसे कम वैल्यू इसका है। तो हमें एलआर पता चल गया, ये है एलआर। इस कैलकुलेशन का आगे कोई रोल नहीं है, ये यहाँ तक ही है। ठीक है, अब देखो एलआर पता चल गया, तो ये तो सारे के सारे क्या हो गए? एक्सेस रिएजेंट हो गए। जो रिएक्शन में बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आई बेटा? जो रिएक्शन में बच जाएंगे वो कहलाएंगे एक्सेस रिएजेंट। अब ध्यान देना बेटा, इसको फोकस करते हुए हम रिएक्शन को रीड करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। देखो इसके 3 मोल से कितना मोल बन रहा है? 1। इसके 3 मोल से बन रहा है 1, तो 1 से बनेगा 1/3, तो 4 से बनेगा 1/3 इंटू 4 मोल। ये लो, इसके 3 से बन रहा है 1, तो 1 से बनेगा 1/3 इंटू, और ये 4 से बनेगा इतना। या कईयों को दिक्कत आ रही है तो ऐसे बोल सकते हैं, 3 मोल यदि सी है तो 1 मोल डी है। 1 मोल यदि सी हो जाएगा तो डी कितना हो जाएगा? 1 मोल 1/3 डी। और ये 4 मोल है तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 4 मोल डी। समझ में आई बात? आया ना? यदि ये 3 मोल सी है तो ये 1 मोल डी बनेगा, और 1 मोल सी हो गया तो 1/3 मोल डी बनेगा, और 4 मोल सी हो गया तो 1/3 इंटू 4 मोल डी बनेगा। सीधी सिंपल सी बात है। अब देखो इसके बाद मोल तो हमने कैलकुलेट कर लिए, इसका हमें पता है 4 है, 4 के 4 खत्म होंगे 0, क्योंकि ये एलआर है और एलआर रिएक्शन में सबसे पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे चलें। देखो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं तो इसके कितने काम आ रहे हैं? 2। तो यदि 1 करेगा तो कितने आएंगे? 2/3। तो 4 करेंगे तो कितने आएंगे? 2/3 इंटू 4। ये तो वो मोल हैं जो रिएक्शन कर गए। इसके टोटल मोल थे 3, 3 में से इतने रिएक्शन कर गए तो इतने बच गए। अब ये मोल्स क्या हो गए? बच गए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं। तो 1 मोल रिएक्शन करेगा तो कितने करेंगे? 2/3, 2/3। और 4 मोल करेंगे तो 2/3 इंटू 4। तो ये मोल तो वो हैं, ये मोल तो वो हैं जो रिएक्शन कर गए, यानी खर्च हो गए। इसके पास थे 3 मोल, इतने खर्च हो गए तो बच गए कितने? 3 इंटू जो खर्च हुए हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास में 3 रुपए हैं और 3 रुपए में से इतने रुपए 8/3 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? 3 माइनस 8/3। समझ में आई बात? आगे देखो, ऐसे ही अगर इसके 3 मोल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल करेगा तो 1/3, और इसके 4 मोल करेंगे तो कितने होंगे? ये लो, इसका 3 मोल रिएक्शन कर रहा है तो इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, और इसका 1 मोल करेगा तो 1/3 रिएक्शन करेगा इसका, और इसके 4 करेंगे तो कितने करेंगे? 1/3 इंटू 4। ये मोल तो वो हैं एक के जो रिएक्शन कर गए, और इसके पास थे कितने मोल? 2। तो 2 थे, 2 में से इतने रिएक्शन कर गए तो ये बच गए। ऐसे समझ लो इसको, आपके पास में 2 रुपए थे और 4/3 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? 2 माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3। तो इस प्रकार से स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री और एलआर की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर ये आपका वीक रह गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी कोई समस्या रहती है तो इस वीडियो को बार बार देखना बेटा, बार बार देखोगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। बार बार देखना, कमेंट में मेंशन करना, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बताया उस पर मेंशन करना, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज आप इस टॉपिक को वीक रख लिए तो आपके समस्या ही समस्या है, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। क्वेश्चन आपको डरावने लगेंगे, क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे नहीं। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसमें क्वेश्चन गिवन है हमें। पहला क्वेश्चन, इन reaction H2 half O2 H2O, if initially 4 gram H2 and 16 gram O2 filled in a vessel, then find ratio of initial moles to final moles in vessel and find mass of H2O formed। सीधी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में जो कुछ भी बोला हुआ हो, रिएक्शन गिवन है तो सबसे पहले उस रिएक्शन को लिखो, फिर चेक करो वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, फिर जो भी अमाउंट, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसकी हेल्प से मोल निकालो, और मोल निकाल करके अगर उसमें एक से ज़्यादा रिएजेंट है तो एलआर चेक करो, और एलआर चेक करने के बाद में एलआर को पकड़ करके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से बाकी स्पीसीज के मोल कैलकुलेट करो। समझ गए बात को? हाँ या ना? तो चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो H2 प्लस हाफ O2 और ये बना रहा है हमारे पास में H2, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में H2 चेक करें पहले तो बैलेंस है कि नहीं है, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन है हमारी बैलेंस्ड। ठीक है, अब जो जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू की हेल्प से पहले मोल चेक करो। तो इसका मास गिवन है हमें 4 ग्राम, W है 4 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ये है 16 ग्राम। तो मोल निकालो, तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में 4 बटे इसका मोलर मास 2, तो इसके मोल तो आ गए 2, इसके मोल आ जाएंगे 16 और 2 32, तो इसके मोल आ गए अपने पास में 0.5। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल आ गए हमारे पास में 2 और ऑक्सीजन के मोल आ गए हमारे पास में 0.5। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? तो मोल कैलकुलेट कर लिया। अब चेक करेंगे एलआर, क्योंकि इस रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो एलआर चेक करने के लिए वही जो गिवन मोल्स है उनको उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो गिवन मोल्स है हमारे पास में 2 और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया 1। इसके गिवन मोल्स है हमारे पास में 0.5 और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/2, तो ये भी आ गया हमारे पास में 1। जब ऐसा होता है, ध्यान देना बेटा, जब ऐसा होता है दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है, तो ऐसे केस में कोई एलआर नहीं होता, नो एलआर, कोई भी एलआर नहीं होगा। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो, यानी 1:1 आ जाता है तो कोई एलआर नहीं होगा। दूसरी चीज यहां ध्यान देना, यदि गिवन मोल्स का रेशियो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, गिवन मोल्स का रेशियो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के मोल्स के बराबर है, तो उसमें कोई एलआर नहीं होगा। यदि गिवन मोल्स का रेशियो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है तो ही एलआर होगा। अगर वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो गिवन मोल्स के रेशियो के बराबर है तो एलआर नहीं होगा, और नहीं है तो एलआर होगा। तो यहाँ देखो, अगर, और दूसरी चीज, अगर इस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं एक एक आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो भी एलआर नहीं होगा। और जब किसी भी रिएक्शन में एलआर नहीं है तो वो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी, उसमें कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। जितने भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, सारे के सारे कंज्यूम होंगे, उसमें कोई एलआर नहीं बचेगा, सॉरी कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा। तो ये रिएक्टेंट भी खत्म होगा और ये रिएक्टेंट भी खत्म होगा। और जब एलआर नहीं होता है तो किसी भी एक रिएक्टेंट को पकड़ करके हम रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं पहले इसकी बात करूं, इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, इसके 1 मोल से कितना मोल रिएक्शन कर रहा है? आधा, तो इसका कितना बन रहा है? 1। इसका कितना बन रहा है? 1। तो वास्तव में इसके 2 मोल है, सॉरी ओ गलती कर दी अपन ने, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई बेटा। ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो इसमें एलआर प्रेजेंट होगा। तो इसमें ये वैल्यू लेसर है तो ये आ जाएगा हमारे पास में एलआर,
ये आ जाएगा हमारे पास में LR। ठीक है, LR पता चल गया, कोई बात नहीं। LR पता चल गया तो देखो इसके आधे मोल से कितना मोल बन रहा है, 1, यानी जस्ट डबल हो रहा है। तो इसके आधे मोल से कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और इसके देखो आधे मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो इसका आधा ही है तो 1 रिएक्शन कर जाएगा, तो 2 मोल है, 1 रिएक्शन कर गया तो 1 बच गया। 2 मोल प्रेजेंट है, 1 रिएक्शन कर गया तो 1 बच गया। ठीक है बेटा, और इसका आगे कोई रोल नहीं है। अब देखो क्या क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल मोल्स टू फाइनल मोल्स। इनिशियल मोल की बात करें, इनिशियल मोल का मतलब है T इज इक्वल्स टू 0, और T इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। समझ गए बात को। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो मोल कौन कौन से थे, H2 के थे 2 मोल तो, और O2 के थे 0.5 मोल। तो ये आ गया हमारे पास में 2 + 0.5। अब फाइनल मोल की बात करें, फाइनल मोल, तो फाइनल मोल जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और रिएक्शन कंप्लीट हो गई उस कंडीशन में हमारे पास में क्या क्या मोल है, देखो यहाँ देखो H2 के मोल कितने थे, 2 थे, 2 में से 1 खत्म हो गया तो 1 बच गया, तो H2 का मोल है 1। यहाँ देखो O2 के मोल नहीं है हमारे पास में कुछ भी, ये 0, और H2O के मोल कितने हैं, 1 है, तो हमारे पास में कितने मोल हो गए, 2, और ये कितने हो गए 2.5। तो रेशियो बताना है इनिशियल और फाइनल का, तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास में इनिशियल का 2.5 और फाइनल का 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4। तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल्स का रेशियो जो है हमारे पास में आ गया 5/4। ठीक है, अब इसमें आगे बोला हुआ फाइंड मास ऑफ H2O फॉर्म्ड। तो H2O के मोल कितने, इतने, NH2O इज इक्वल्स टू WH2O और अपॉन 18, तो WH2O कितना आ जाएगा, 1 × 18 बराबर 18 ग्राम। तो H2O का मास कितना है, इस बनेगा 18 ग्राम बनेगा। तो ध्यान देना बेटा, इसमें कई बार यहाँ गलतियाँ हो जाती है, जैसे मेरे से गलती हो गई, यहाँ 2/1 से 1 लिख दिया मैंने, तो ऐसी गलती में अब देखो सारा ही मतलब चेंज हो गया था एक आते ही, और यदि एक नहीं आया तो देखो हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर लिए, और इसको एक कंसिडर करते हैं, इसमें LR ही नहीं है, तो पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो, और बारीकी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझ में आई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलें, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है, इन ए वेसल इफ 28 ग्राम N2 and 6 ग्राम H2 मिक्स्ड, देन फाइंड मास ऑफ NH3। मास ऑफ NH3 बताना है। तो N2 है, H2 के साथ में मिक्स किया जा रहा है और NH3 बन रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमें रिएक्शन पता चल गई। रिएक्शन पता चलने के बाद में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो इसको 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गए 6 येलो, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ उसके आगे हमने 1 लगा दिया, और इस रिएक्शन को हम काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन अब हमारे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। इसका भार दिया हुआ है हमें 28 ग्राम, इसका गिवन है हमारे पास में 6 ग्राम। तो जो गिवन है उससे मोल कैलकुलेट करो, तो 28/28 कितना आ गया 1, इससे 6/3 कितना आ गया 2 मोल। LR चेक करो, तो LR चेक करेंगे तो इसके 1 मोल में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसके 2 मोल में इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 ग्राम है, तो मोल चेक करना है। यहाँ फिर से गड़बड़ हो गई, ये मोल निकालना है अपने को, तो H2 का मोलर मास होता है 2, तो ये आ गया 3 मोल, तो 3 / 3 1। अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था, यदि ये इक्वल आ जाता है तो इसमें कोई LR नहीं होगा, नो LR। यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो यदि गिवन मोल्स के रेशियो के इक्वल आ जाता है 1:3, तो उसमें कोई LR नहीं होगा। तो यहाँ कोई LR नहीं है और इस कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है। यदि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो गिवन मोल्स के रेशियो के इक्वल है तो LR नहीं है, और नहीं है तो LR होगा।
अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब तो किसी भी एक को पकड़ के सोल्व कर लो। तो जब एलआर नहीं हो तो किसी को भी पकड़ के सोल्व कर लो, जैसे इसको पकड़ के सोल्व कर रहा हूँ मैं। 1 मोल से कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो इसके 1 मोल ही गिवन है, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। ये लो, NH3 का क्या पूछा है अपने से? मास ऑफ NH3 पूछा है, तो NH3 के 2 मोल आ गए। अब कईयों को ये दिक्कत है कि सर आपने तो N2 को लेके किया है, आप H2 को लेके करो। देखे तो H2 को लेके भी कर लो। देखो 3 मोल यदि H2 रिएक्शन कर रहा है तो 2 मोल कौन बन रहा है? NH3। 2 मोल NH3, यदि ये 1 करेगा तो ये कितना बनेगा? 2/3। और ये वास्तव में भी कितना है? 3 मोल। तो ये वास्तव में 3 मोल करेगा तो कितना बनेगा? 2/3 इंटू 3। तो कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। तो चाहे जब एलआर प्रेजेंट नहीं हो तो किसी भी रिएक्टेंट को पकड़ करके आप सोल्व कर लो, क्योंकि एलआर नहीं है इस कंडीशन में सारे के सारे रिएक्टेंट कंप्लीट होंगे, कोई भी शेष नहीं बचेगा, कोई भी बचेगा नहीं, किसी की भी अमाउंट शेष नहीं बचेगी। समझ में आई बात? और हमसे पूछा हुआ है NH3 का मास, तो NH3 के मोल पता चल गए, तो NNH3 बराबर WNH3 अपॉन 17। तो WNH3 आ गया हमारे पास में 2 इंटू 17 बराबर 34 ग्राम। 34 ग्राम। तो इस प्रकार से हम स्टाइकियोमेट्री और एलआर की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को देखना बेटा बार बार, नहीं तो समस्या होंगी। एलआर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए बात को? तो इस वीडियो को बार बार देखना। फिर भी कोई समस्या रहती है तो हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, तो वहाँ आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एलआर। क्या डिस्कस किया है? एलआर डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एलआर समझ में भी आया होगा। देखो बेटा, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्टनेस आएगी, तभी हम परफेक्ट बन पाएंगे। अदरवाइज डाउट ही डाउट होंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम बैठे हैं ना यार, हमसे बात करो, कमेंट सेक्शन में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया है उसमें मैसेज करो। और फिर भी कोई समस्या रहती है थोड़े दिन बाद में मैं मेरा नंबर पब्लिक कर दूंगा, तो उस पर मैसेज कर देना। लेकिन पब्लिक करना सही नहीं है अभी, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में हम एलआर डिस्कस करेंगे, इसके आगे परसेंटेज प्योरिटी है, परसेंटेज यील्ड है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करेंगे बेटा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार ये चीज़ें ठीक है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताना बेटा रूबीडियम चैनल के बारे में, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।